हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेजकांत शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं जो मिडवेल हिस्ट्री है। मिडवेल हिस्ट्री में दोस्तों आज हम भारत पर जो अरब आक्रमण है, अरब आक्रमण की हम बात करेंगे। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा जो मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम का जो भारत पर आक्रमण हुआ है उसकी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसके चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। तो दोस्तों ये मिडवेल हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है दोस्तों। और दोस्तों ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन आपके लिए रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इसके लगातार नोट्स भी बनाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो भारत पर जो अरबों का आक्रमण है उन अरबों के आक्रमण की हम चर्चा करेंगे। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अरब आक्रमणकारी था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम है उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। देखिए दोस्तों जो मोहम्मद बिन कासिम है उसकी अगर हम चर्चा करें तो ये भारतीय इतिहास में अरब और भारतीय संबंध का विशेष महत्व है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि जो भारत और जो अरब है, अरब प्रायद्वीप पे हम यूँ कह सकते हैं जो अरब है उनके दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप यानी कि संबंध है उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो अरब और भारत के मध्य दोस्तों ये जो संबंध था बहुत ही गजब या मैत्रीपूर्ण का संबंध था दोस्तों। ये जो संबंध था उसमें हम यूँ कह सकते हैं कि जो भारत से अरब और अरब से भारत यानी कि दोनों ही कंट्री के मध्य जो ट्रेड यानी कि व्यापार होता था दोस्तों। और उन व्यापारों की हम चर्चा करेंगे आगे कि कौन कौन सी चीज़ों का आयात निर्यात किया जाता था। और हम इस बात को भी हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा रीजन था जिस कारण अरब और भारत के मध्य संबंधों में संबंध बिगड़ गए हैं और एक युद्ध का रूप ले लिया है, वो उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा भारतीय इतिहास में अरब और जो भारत संबंधों की विशेष महत्वता है दोस्तों। और भारत में सबसे पहले जो आने वाले जो मुसलमान है दोस्तों वो अरब ही थे, ठीक है। कि भारत पर सबसे पहले जो मुसलमान आए थे दोस्तों ये अरबी मुसलमान थे दोस्तों। देखिएगा अरब का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो अरब का शाब्दिक अर्थ होता क्या है दोस्तों, यानी कि इसका अरब का शाब्दिक अर्थ होता है, सॉरी, अरब का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों ललित कथन, ठीक है। देखिएगा ललित कथन अरब का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि अरब निवासियों की भाषा प्रसाद गुण युक्त थी। यानी कि अरब जो निवासी थे दोस्तों और उनकी अगर लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज बहुत ही गुणकारी थी, यानी कि अच्छी उपयुक्त थी दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो अरब लोग हैं अरब की जो भूमि की उर्वरा शक्ति बहुत ही कम थी। हम यूँ कह सकते हैं कि अगर आप अरब के भौगोलिक प्रदेश को अगर देखोगे और वहाँ की जो सॉइल है यानी कि मृदा है, वहाँ की जो मृदा है बहुत ही अनुपजाऊ है दोस्तों। यहाँ पर कृषि नहीं होती है, ठीक है। रेतीली मृदा है दोस्तों, यानी कि कह सकते हैं कि भूमि की जो उर्वरक शक्ति है वो बहुत कम थी। और दोस्तों उर्वरा शक्ति कम होने के कारण उन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रेड यानी कि व्यापार पर अपना फोकस रखा, ठीक है। यानी कि वहाँ पर वैसे तो व्यवसाय तो दोस्तों जो व्यापार था और पशुपालन था, यानी कि पशुपालन बहुत कम था लेकिन जो व्यापार था दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। अगर आप आज वर्तमान की अगर हम बात करें दोस्तों तो वहाँ पर व्यापार अभी भी बहुत चरम सीमा पे है और वो जैसे पेट्रोलियम है, डीजल वगैरह इनका बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, हाँ। तो आज भी बहुत धनी व्यक्ति हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो पहले की हम बात करते हैं तो भूमि की उर्वरा शक्ति बहुत कम थी। और हम बात करेंगे कि उनका जो मुख्य जो व्यवसाय था दोस्तों, मैंने अभी आपको बोला कि उनका मुख्य व्यवसाय दोस्तों व्यापार और पशुपालन था, ठीक है। यानी कि व्यापार और पशुपालन था दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस उन्होंने व्यापार यानी कि ट्रेड पर दिया और इसके बाद में पशुपालन पे दिया, ठीक है। वैसे तो दोस्तों पशुपालन और व्यापार सिखाने का काम दोस्तों हमारे इंडिया यानी कि भारतीय हो जाता है उनको, ठीक है। वो देखेंगे आगे, देखिएगा
हजारों वर्ष पहले से अरब के व्यापारी भारत के समुद्री तट पर आते थे और हजारों साल पहले दोस्तों जो समुद्र तट के माध्यम से वो आयात निर्यात करते थे। हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे देखिएगा दोस्तों, ये हमारा अपना जो इंडिया है, और इंडिया ये अरब सागर है ना, और ये आपकी बंगाल की खाड़ी है और ये हिंद महासागर है। तो दोस्तों अधिकांश जो व्यापार होता था अरेबियन सी से होता था, यानी कि यहाँ आते थे और यहाँ व्यापार करते थे। कौन? अरब वासी। ठीक है, देखिएगा, तो समुद्र तट पर आते थे और यहीं से उपज या व्यापारिक जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, उनको यहाँ से मिस्र, यूरोप, शाम देश, जैसे शाम देश को कहा गया दोस्तों, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट को शाम देश कहा गया। तो यहाँ से वो व्यापार करते थे, यानी कि भारत यानी कि जो अपने भारत में आते थे और वहाँ से दोस्तों जो अन्य देशों के अंदर जो जिस चीज़ की नीड थी, आवश्यकता थी, वहाँ से यहाँ से भारत से खरीदते थे और वहाँ पर उनका क्या करते थे दोस्तों, उनको उनका निर्यात करते थे। कहाँ कहाँ? मिस्र, यूरोप और शाम देश, यानी कि अफ्रीका के अंदर। ठीक है, देखिएगा, वहाँ के पदार्थों को भारतवर्ष और उसके पास के टापू चीन और जापान तक ले आते थे। और जहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मिस्र, यूरोप और शाम देश में जाते थे और वहाँ से फिर वहाँ से भी दोस्तों ये जो रॉ मटेरियल है, या हम यूँ कह सकते हैं कि भारत में और चाइना में और जापान में जिस चीज़ वस्तु की नीड थी, वो वहाँ पे खरीदते और यहाँ पर लाके वो बेचते थे दोस्तों। तो दोस्तों हम व्यापारिक लेन देन की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, जो अरब वासी हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अरब वासी है वो व्यापारिक लेन देन में, यानी कि निर्यातित वस्तुएं, यानी कि निर्यातित का मतलब हो दोस्तों, यानी कि वो कौन कौन सी वस्तुएं बेचते थे। ठीक है, देखिएगा देखिएगा, निर्यात करते थे चंदन का, सुगंधित लकड़ी का, कपूर का, लौंग का, काली मिर्च का, कपड़े का, हीरा, हाथी दांत, शीशा और बांस का। ठीक है, तो ये यहाँ से दोस्तों खरीदते थे और वहाँ पर, यानी कि जो मिस्र है, शाम देश है, और यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर दोस्तों भारत से खरीदते थे और वहाँ पर इन वस्तुओं को बेचते थे। तो दोस्तों ये क्या है? ये निर्यातित वस्तुएं हैं दोस्तों। अब दोस्तों वहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीद कर लाते थे भारत में, देखिएगा, वहाँ से शराब लेके आते थे, तलवार, यानी कि जो युद्ध के लिए, ठीक है, तलवार है, खजूर लेके आते थे दोस्तों, घोड़े लेके आते थे, रेशमी कपड़े लेके आते थे दोस्तों। जो घोड़े थे, वैसे अरब प्रायद्वीप के घोड़े बहुत ही तेज तर्रार और लंबे समय तक युद्ध भूमि में डटे रहने या रुके रहने वाले घोड़े थे दोस्तों। तो बड़े फेमस थे दोस्तों अरब के घोड़े। तो दोस्तों ये वहाँ से लेके आते थे और भारत में, चाइना में और जापान में उसका ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, देखिए, हम कह सकते हैं इस प्रकार भारत और अरबों का जो संबंध था दोस्तों, वो घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण था, अच्छा था, पुराना था दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या ऐसी बात हुई जिससे कि भारत और अरबों के मध्य जो उनके मैत्रीपूर्ण संबंध में एक कटुता आती है, और ये कटुता धीरे धीरे आगे जाकर दोस्तों ये युद्ध में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों होती है उसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अरबों की जो विजय का क्षेत्र है दोस्तों, सिंध और मुल्तान। देखिएगा, सबसे पहले जो अरब आए थे दोस्तों, ये सिंध पर आक्रमण उन्होंने किया था, और मुल्तान पर हम यूँ कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध पर उन्होंने आक्रमण किया था दोस्तों, और भारत की तरफ भी उन्होंने रुख किया था। लेकिन दोस्तों भारत में जो राष्ट्रकूट है, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं, है ना, इन्होंने उनको, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम को, यानी कि उत्तर पश्चिम, यानी कि भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। ठीक है, उसको यानी कि सिंध तक ही रोक के रखा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आगे की बात है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अरबों की विजय का क्षेत्र दोस्तों सिंध और मुल्तान था। ठीक है, देखिएगा, अरबों का जो सर्वप्रथम आक्रमण है दोस्तों, ये सर्वप्रथम आक्रमण होता है 636 ईस्वी से लेकर 637 ईस्वी तक ये आक्रमण होता है। ठीक है, देखिएगा, यह आक्रमण सर्वप्रथम हजरत उमर
की खिलाफत के समय हुआ। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि आप 712 ईस्वी का जो भारत पर आक्रमण देखते हो दोस्तों, क्योंकि 712 ईस्वी से पहले भी भारत पर अरबों का आक्रमण हो चुका था, और वो आक्रमण था दोस्तों 636 से 37 में हुआ है। और ये प्रथम आक्रमण था दोस्तों हजरत उमर की जो खिलाफत के समय हुआ था दोस्तों, ठीक है। इस प्रारंभिक आक्रमण का उद्देश्य दोस्तों विजय करना नहीं था। यानी कि जब 636 ईस्वी के अंदर जो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ है, इस अरब आक्रमण का जो पर्पस था दोस्तों, यानी कि उद्देश्य था, वो विजय प्राप्त करना नहीं था दोस्तों। ये था दोस्तों लूटपाट करना, ठीक है। यानी कि लूटपाट करना, जैसे आपने मराठाओं के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, पढ़ा होगा। मराठों का अपने साम्राज्य का विस्तार तो करना था, लेकिन विजित करना नहीं था दोस्तों। विजय करके दोस्तों वहाँ से सरदेश मुखी और चौथ वसूलना, एक जो राजस्व टैक्स था वो वसूलना था दोस्तों, ठीक है। तो जो प्रारंभिक जो आक्रमण हुआ था अरबों का, ये दोस्तों जो विजय प्राप्त करना नहीं था दोस्तों, ये सिर्फ दोस्तों लूटपाट करना था। लेकिन दोस्तों अंततः होता क्या है, किसी न किसी राजा द्वारा खदेड़ दिया गया। यानी कि जब 636 ईस्वी में भारत पर, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि उत्तर और पश्चिमी जो अपने सिंध है, मुल्तान है, यहाँ पर जब अरबों का आक्रमण होता है तो लूटपाट के लिए वो आक्रमण करते हैं। लेकिन वहाँ के जो किसी न किसी राजा के द्वारा दोस्तों इन अरबों को वापस खदेड़ दिया जाता है, ठीक है। देखिएगा इसके बाद होता क्या है कि इसके बाद भी आक्रमणों का सिलसिला दोस्तों रुका नहीं था। यानी कि 636 के बाद में अरबों का आक्रमण जो भारत पर अटैक होता है वो रुका नहीं, बल्कि उन्होंने देवल, खाड़ी और बलूचिस्तान आदि जो स्थान है ना, वहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया। देखिएगा देवल है, खाड़ी है, बलूचिस्तान है, आदि पर उन्होंने अटैक किया दोस्तों। अब यूँ हम कह सकते हैं कि पहला जो आक्रमण 636 में हुआ, हजरत उमर की जो खिलाफत के समय हुआ। इसके बाद में दोस्तों और भी लगातार आक्रमण होते हैं दोस्तों। कौन कौन से आक्रमण होते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा 662 ईस्वी में अल हैरिस के द्वारा आक्रमण किया गया भारत पर। अल अल मुहल्लत 664 में उन्होंने आक्रमण किया। और एक अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया। और दोस्तों इन्होंने जो आक्रमण किया दोस्तों, इन आक्रमणों में दोस्तों ये सफल होते हैं। यानी कि अल हैरिस यानी कि 662 और 664 का जो भारत पर आक्रमण वो बिल्कुल सही साबित होता है, यानी सफल साबित होता है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम के पहले जितने भी आक्रमण हुए हैं, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं 636 से लेकर 637 में, फिर हुआ है 662 और 664 में। दोस्तों 636 के अंदर जो आक्रमण हुआ था हजरत उमर की जो खिलाफत के समय, उस समय दोस्तों जो आक्रमण को विफल कर दिया गया और किसी न किसी राजा के द्वारा दोस्तों इन अरबी आक्रमणकारियों को वापस खदेड़ दिया गया। लेकिन फिर अल हैरिस या हम यूँ कह सकते हैं अल मुहल्लत और अब्दुल्ला के द्वारा जो आक्रमण किए दोस्तों 662 और 664 में, ये आक्रमण कहीं ना कहीं दोस्तों सफल होते हैं, ठीक है। यानी कि असफल होते हैं दोस्तों, सॉरी, और ये आक्रमण और ये असफल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अब ये जो आक्रमण होते हैं वो असफल हो जाते हैं। और अब मोहम्मद बिन कासिम है दोस्तों, ये मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है। वो कब करता है और इस आक्रमण का रीजन क्या होता है, देखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम चर्चा करें तो उसके हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये अरब सेनापति था और एक नवयुवक था, ठीक है। यानी कि अरब सेनापति था और नवयुवक था दोस्तों, तेज तर्रार आक्रमणकारी भी था और युद्ध में दोस्तों ये कुशल भी था, ठीक है। तो दोस्तों ये एक नवयुवक अरब सेनापति था। इराक के प्रांतपति हम यूँ कह सकते हैं खलीफा, या हम यूँ कह सकते हैं सुल्तान। सुल्तान कौन था दोस्तों? खलीफा अल हज्जाज, ठीक है। अल हज्जाज के यहाँ ये दोस्तों नौकरी करता था सेनापति के रूप में। और जो अल हज्जाज था दोस्तों, ये इसका चाचा भी था दोस्तों और एक इसका ससुर भी था, यानी कि दामाद था दोस्तों। देखिए दोस्तों, अल हज्जाज की हम बात करते हैं, ये खलीफा था दोस्तों उस वक्त, ठीक है। देखिए ये आक्रमण कब होता है, क्यों होता है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, यानी कि जब अल हज्जाज है, जब खलीफा बनता है, उस अल हज्जाज के टाइम पीरियड में दोस्तों जो श्रीलंका है, श्रीलंका का जो राजकुमार है दोस्तों, राजा है, वो अल हज्जाज के लिए यानी कि खलीफा के लिए और दोस्तों अल हज्जाज के लिए दोस्तों 8 बहुमूल्य
उपहारों से भरा एक जहाज श्रीलंका से दोस्तों अरब भेजा जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि श्रीलंका से जब ये आएगा आपका जो जहाज आएगा, तो वो अरब सागर से गुजरेगा, फिर फारस की खाड़ी से जाएगा, फारस की खाड़ी में जाएगा, फिर अब अरब कंट्री यानी अरबिया जो प्रायद्वीप है वहाँ पे जाएगा। तो वहाँ का जो राजा था श्रीलंका का, वो 8 जहाज बहुमूल्य उपहार यानी कि हीरे जवाहरात का वो भेजता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि इस 8 बहुमूल्य उपहारों से भरे जहाज को कुछ समुद्री लुटेरे थे दोस्तों, अरब अरब जो अरब सागर है उसके कुछ समुद्री लुटेरे थे। तो दोस्तों ये बहुत फेमस थे यानी कि लूटपाट करने में, यानी कि अरब सागर में जो भी जहाज आता था दोस्तों, वो उनको लूट लिया करते थे। तो दोस्तों जो ये 8 बहुमूल्य उपहार वाला जो श्रीलंका के द्वारा खलीफा यानी कि अल हज्जाज के लिए भेजा जाता है, तो इस अल हज्जाज के इस बहुमूल्य जहाज को इन अरब जो अरब सागर के जो लुटेरे थे उनको इनके द्वारा लूट लिया जाता था। ठीक है देश। तो दोस्तों जो ये जो जहाज है वो कहाँ लूटा जाता है दोस्तों, ये जो जहाज है जो जिस समुद्र पर लूटा गया वह जो सिंध था दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों राजा दाहिर का क्षेत्र था। यानी कि जहाँ पर ये जहाज लूटा गया था वहाँ पर जो राजा दाहिर है, सिंध सिंध प्रांत की जो राजा दाहिर है उसके अंडर में आता था, और उसके एरिया में ही इस जहाज को लूटा जाता है। तो दोस्तों अल हज्जाज का सारा फोकस किसके ऊपर जाता है कि राजा दाहिर ने ऐसा करवाया है। ठीक है। तो दोस्तों अल हज्जाज दाहिर के लिए एक फरमान भिजवाया। देखिएगा फरमान का मतलब होता है दोस्तों आदेश। ठीक है। भिजवाता है और लूट का पता लगाकर दोस्तों, और जो जितने भी बहुमूल्य जो हीरे जवाहरात वो लूटे हैं वो अपने पास मंगवाता है। किसको? यानी कि अल हज्जाज ये आदेश राजा दाहिर के पास पहुंचाता है। तो दोस्तों राजा दाहिर का इस लूट के अंदर कोई लेना देना नहीं है, फिर भी जो इसका शक है अल हज्जाज का राजा दाहिर पर ही जाता है। तो राजा दाहिर है इस लूट से कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी दोस्तों अल हज्जाज ने राजा दाहिर पर लगातार 2 आक्रमण करवाता है। ठीक है। और 2 आक्रमण के बाद में होता क्या है, लेकिन दाहिर ने इस लूट के से साफ मना कर देता है कि मेरा इस लूट से कोई लेना देना नहीं है, और इनकार कर देता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब जाके दोस्तों अल हज्जाज ने राजा दाहिर पर 2 बार अटैक करवाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। किंतु होता क्या है, किंतु दोनों बार जो अरब सेनापति है दोस्तों वो पराजित हो जाते हैं। पराजित क्यों थे? क्योंकि राजा दाहिर उस वक्त बहुत ही पावरफुल था, है ना, और उसकी सेना को 2 बार हरा देते हैं। ठीक है। जब अल हज्जाज के द्वारा उस पर अटैक करवाया जाता है उसकी बात अपन कर रहे हैं। इस बार अल हज्जाज पूर्ण व्यवस्थित तरीके से दोस्तों आक्रमण करता है किसके ऊपर? इस राजा दाहिर पर। और क्या करवाता है? अपना ही एक सेनापति था, नवयुग था, और उसकी उम्र दोस्तों 17 वर्ष थी। ठीक है। तो किसको भेजता है? मोहम्मद बिन कासिम को उस पर अटैक करने के लिए भेजा जाता है। देखिए दोस्तों अंततः होता क्या है, देखिए मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम अगर देखें तो इलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम, इसको राजा जो अल हज्जाज है खलीफा है, ये विशाल सेना और शक्तिशाली सेना ने सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है 712 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा 636-37 में यानी कि पहली बार अरबों का आक्रमण होता है, लेकिन दोस्तों अधिकांश स्टूडेंट 712 एडी का आक्रमण पढ़ते हैं। ठीक है। तो दोस्तों पहला आक्रमण 636 में हुआ था। ठीक है, वो याद रखिएगा, लेकिन फेमस था 712 वाला। ठीक है। तो अब होता क्या है कि अल हज्जाज बड़ी सेना लेकर जो मोहम्मद बिन कासिम है उसको अटैक करवाने के लिए सिंध पर भेजा जाता है 712 में। ठीक है। अब दोस्तों होता क्या देखिएगा, जो इलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम है ये सिंध पर अटैक करता है दोस्तों, यानी कि 712 में। ठीक है। तो 712 में जब सिंध पर अटैक करता है तब होता क्या है, इस अटैक में क्या होता है उसकी हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों हम थोड़ा जो मोहम्मद बिन कासिम है उसके व्यक्तित्व की, या हम यूँ कैसे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा ये विकसित यौवन था दोस्तों, क्योंकि इसकी उम्र कितनी थी? 17 वर्ष थी। ठीक है। उम्र 17 वर्ष, विकसित यौवन था, और अदम्य दोस्तों इसमें साहस था, निडर था। ठीक है। और आक्रमण में उच्च आचरण, यानी कि आक्रमण करने में बहुत ही मतलब रणनीति के माध्यम से वो आक्रमण करता था। ठीक है। अब देखिएगा
आक्रमण करता है दोस्तों 712 में, कौन, मोहम्मद बिन कासिम देवल पर, ठीक है। और दोस्तों सिंध पर करता है, और सिंध में क्या है, देवल है, देवल पर आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। देखिए दोस्तों, वैसे हम यूँ कह सकते हैं कि 712 से पहले 711 में भी अटैक हुआ है, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम का। देखिएगा क्या होता है 711 में, क्या है कि दाहिर ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए देवल की रक्षा नहीं देवल की रक्षा नहीं करते हैं, लेकिन पश्चिमी जो किनारे थे दोस्तों, पश्चिमी किनारों को छोड़कर पूर्वी किनारों से बचाव की लड़ाई करता है, ठीक है। जब देवल पर दोस्तों ये मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है, तब दोस्तों जो दाहिर है, राजा दाहिर है, ये अपनी अदूरदर्शिता का परिचय देता है और देवल की रक्षा नहीं करता है, लेकिन खुद के बचाव के लिए दोस्तों, यानी कि ये पूर्वी किनारों के से बचाव की लड़ाई करता है। दाहिर की दोस्तों यहाँ पर दो गलतियाँ मानी जाती है। कौन कौन सी गलतियाँ मानी जाती है उसको देख लेते हैं। सबसे पहली जो गलती है दोस्तों, यानी कि ये राजा दाहिर है, हालांकि दाहिर ने अपने भतीजे ने राजपूतों से मिलकर किले की रक्षा करने का प्रयास किया, है ना। तो दाहिर ने अपने भतीजे के साथ दोस्तों जो राजपूतों के मिलकर, यानी राजपूतों से मिलकर दोस्तों किले की रक्षा की, लेकिन इसके अंदर इसमें जो ऐसा फल रहता है, तो दोस्तों ये इसकी पहली गलती है, क्योंकि इस आक्रमण में या इस युद्ध में दोस्तों ये दाहिर अपने भतीजे का साथ नहीं देता है। तो दोस्तों अगर ये भतीजे का साथ देता तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये युद्ध में सफल होता, युद्ध जीत जाता, लेकिन इसकी ये पहली गलती है। अब होता क्या है दोस्तों, दूसरी विजय होती है जो मोहम्मद बिन कासिम की, नेउन विजय की बात अपन करते हैं। देखिएगा नेउन विजय दोस्तों, वैसे वर्तमान में ये पाकिस्तान की जो वर्तमान में जो हैदराबाद है, हैदराबाद के अंदर नेउन है, और दक्षिण में स्थित चराग के समीप है, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर जो हैदराबाद है, हैदराबाद के अंदर नेउन है, और नेउन अगर फिक्स स्थान की बात करें तो चराग के पास है, ठीक है। तो दोस्तों दूसरी जो उसकी गलती थी, यानी कि जो राजा दाहिर ने नेउन की रक्षा का दायित्व एक पुरोहित को सौंपकर, यानी कि ये क्या करता है कि जब दाहिर यानी कि नेउन पर बिन कासिम का अटैक होता है, तो ये क्या करता है कि इस जो नेउन का जो किला था, ये नेउन का दायित्व छोड़कर दोस्तों एक पुरोहित को दे देता है, और अपने जो बेटा था जो दोस्तों जयसिंह, इस जयसिंह को लेकर ब्राह्मणवाद चला जाता है। कहाँ चला जाता है दोस्तों, ब्राह्मणवाद चला जाता है। फिर देखिएगा दोस्तों क्या होता है आगे, देखिएगा ब्राह्मणाबाद की बात करें तो नेउन में बौद्धों की संख्या अधिक थी दोस्तों। तो नेउन पर तो दोस्तों जो दाहिर है अपने पुत्र जो जयसिंह है उसको लेकर ब्राह्मणाबाद चला जाता है, और नेउन पर दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम का अटैक होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों नेउन के अंदर अधिकांश जो संख्या थी तो बौद्धों की थी, और दोस्तों आपको पता है कि जो बौद्ध थे मतलब कहने का मतलब शांति प्रिय थे, तो शांति प्रिय होने के कारण बिना युद्ध के ही नेउन के दुर्ग पर दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। तो दोस्तों ये उसकी दूसरी गलती थी, यानी कि पहली गलती तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये देवल का जब युद्ध होता है तो ये खुद का बचाव करता है दोस्तों, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम का सामना नहीं करता है और खुद का बचाव करता है, यानी कि पूर्वी किनारों से दोस्तों ये बचाव से बाहर निकलता है। और दूसरी जो वो गलती दोस्तों, जो नेउन पर जब आक्रमण होता है राजा जो मोहम्मद बिन कासिम का, तो ये क्या करता है, अपने एक पुरोहित को इस किले का दायित्व देकर ये जयसिंह यानी अपने पुत्र के साथ ब्राह्मणाबाद चला जाता है, और बिना युद्ध किए दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम का नेउन के किले पर अधिकार हो जाता है। दोस्तों अगली हम विजय की बात अपन करें मोहम्मद बिन कासिम की, तो देखिएगा सहवान की विजय होती है, और सहवान को सिविस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। तो सहवान को सिविस्तान कहा जाता है, और सहवान का दोस्तों जो शासक था माझरा था। कौन था दोस्तों, माझरा, याद रखिएगा माझरा है, माझरा, ठीक है, माजरा था। और ये माजरा है, इसकी बात अगर करें तो कासिम ने माजरा पर आक्रमण करने की तैयारी ही कर रहा था। माजरा बिना युद्ध किए ही दोस्तों नगर को छोड़कर भाग जाता है। तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, भगोड़ा हुआ, ठीक है। तो इसने भी मोहम्मद बिन कासिम का सामना नहीं करता है और राज्य को छोड़कर भाग जाता है, ठीक है।
इसके बाद में दोस्तों से जो सेहवान है उस पर जो मोहम्मद बिन कासिम है उसका अधिकार हो जाता है। फिर दोस्तों आगे बढ़ता है, जो मोहम्मद बिन कासिम है शीशम की जाटों पर दोस्तों ये अटैक करता है। देखिएगा, शीशम की जाटों पर अटैक करने के साथ क्या होता है, शीशम की जाटों के यहाँ यहाँ जो माजरा था दोस्तों, ये जो सेवान से भाग के शीशम के जाटों के पास यानी कि शरण लेता है, लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम इसका पीछा करते हुए शीशम के जाटों पर भी अटैक करता है। तो सबसे पहले दोस्तों माजरा की मुलाकात मोहम्मद बिन कासिम से होती है और इस युद्ध में दोस्तों जो माजरा है मारा जाता है ना। और डर के मारे दोस्तों शीशम के जाट अपने आप ही यानी कि कासिम की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों यानी कि देवल की विजय है, नेउन की विजय, सहवान की विजय है, शीशम के जाटों की विजय, ये इतनी विजय दोस्तों जो मोहम्मद बिन कासिम कर लेता है। ठीक है। अब बात करते हैं ब्राह्मणावाद का युद्ध। देखिएगा, ब्राह्मणावाद को राजौर भी कहते हैं और ब्राह्मणावाद भी कहते हैं। ठीक है। ये युद्ध होता है दोस्तों अब प्रत्यक्ष रूप से राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य होता है। और दोस्तों ये युद्ध बहुत ही भयंकर होता है। ठीक है। और इस युद्ध में दोस्तों जो मोहम्मद बिन कासिम है उसकी जीत हो जाती है, लेकिन राजा दाहिर इस युद्ध के अंदर यानी कि राजौर या ब्राह्मणाबाद के युद्ध में मारा जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बेटे थे जयसिंह, ये जयसिंह राजौर के दुर्ग अपनी जो विधवा माँ है उस विधवा माँ के भरोसे छोड़कर दोस्तों पास ही ब्राह्मणाबाद में एक किला था वहाँ पर चला जाता है। ठीक है। तो जब उम्मीद यानी कि विजय की उम्मीद ना देखकर ये जयसिंह ब्राह्मणाबाद को छोड़कर ब्राह्मणाबाद में ही एक किला था वहाँ पर चला जाता है। और यहीं से दोस्तों आपको जौहर प्रथा का सबसे पहला उल्लेख मिलता है दोस्तों, यानी कि राजा दाहिर की पत्नी अपनी आन बान शान अपने करैक्टर को बचाने के लिए दोस्तों ये स्वयं क्या कर देती है, जौहर व्रत का पालन करती है, यानी कि जौहर कर लेती है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों राजौर ब्राह्मणाबाद पर भी जो किसका अधिकार हो जाता है, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो जाता है। ठीक है। देखिएगा आगे बात करते हैं। उधर ब्राह्मणाबाद में जयसिंह ने मोहम्मद बिन कासिम से दमदार युद्ध कर रहा था, किंतु विश्वासघात के कारण वह भी पराजित हो जाता है। देखिए दोस्तों, जो वहाँ पर जो ब्राह्मणाबाद है, ब्राह्मणाबाद पर भी यानी कि उसके पास के किले पर जब जयसिंह अपनी विधवा माँ को छोड़कर चला जाता है और वहाँ पर एक ब्राह्मणाबाद के पास एक किला था वहाँ पे जाकर छुप जाता है और वहाँ पर भी इस मोहम्मद बिन कासिम का क्या हो जाता है, युद्ध होता है। तो दोस्तों ये जो जयसिंह है ये बड़ा ही उसके साथ दमदार युद्ध करता है, लेकिन जो जयसिंह के जो विश्वासघाती लोग हैं उनके विश्वासघात से दोस्तों ये भी पराजित हो जाता है। कासिम ने यहाँ के कोश दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी रानी लाडी तथा उसकी दो पुत्रियां थी दोस्तों, सूर्य देवी और परमल देवी। देखिए दोस्तों, जो कासिम ने यहाँ यानी कहाँ ब्राह्मणाबाद में जब आक्रमण करता है तो वहाँ पर दोस्तों जो मैंने आपको कहा था कि जो उसकी एक दूसरी पत्नी थी, एक पहली जो पत्नी थी उसने तो जौहर व्रत का पालन किया, लेकिन दाहिर की दूसरी पत्नी थी उसका नाम था दोस्तों लाडी रानी। ठीक है। और लाडी रानी ये दूसरी पत्नी थी और इसकी दो पुत्रियाँ थी, सूर्य देवी और परमल देवी। दोस्तों सूर्य देवी और परमल देवी दोनों ही बहुत ही सुंदर कन्या थी दोस्तों। अब यही दोस्तों ये दोनों जो पुत्री हैं अपने पिताजी का बदला लेगी दोस्तों, किसे, मोहम्मद बिन कासिम से। वो हम आगे बात करेंगे दोस्तों। तो होता क्या है कि जो कासिम है दोस्तों रानी लाडी को और सूर्य देवी को और परमल देवी को क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है। देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने इस राज्य में 17 वर्ष की अधिक उम्र के लोगों को मरवा दिया। अब ब्राह्मणाबाद में बहुत ही बड़ा कत्लेआम करवाता है दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि जितने भी ब्राह्मणाबाद में 17 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी लोग हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन सबको दोस्तों मरवा देता है। और कहा जाता है दोस्तों लगभग 6000 लोगों को वो मौत के घाट उतारता है, यानी बड़ा कत्लेआम करता है दोस्तों। ठीक है। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। देखिएगा फिर आगे हम बात करते हैं। फिर दोस्तों एक आलोर की विजय होती है। आलोर की विजय की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, आलोर की विजय की अगर हम बात करें तो दोस्तों क्या होता है, प्रारंभ में आलोर के निवासियों ने कासिम का सामना तो किया
है ना। किंतु विवश होकर दोस्तों इन आलोर के लोगों ने भी क्या कर लिया, आत्मसमर्पण कर लेते हैं। कासिम जहाँ जहाँ अधिकार करता गया वहाँ वहाँ लोगों को इस्लाम धर्म ग्रहण करवाता गया, ठीक है। और दोस्तों इस कासिम ने दोस्तों लोगों पर धार्मिक कर यानी कि जजिया कर लगा देता है दोस्तों। यह जो धार्मिक कर था दोस्तों, जजिया कर था, ये ब्राह्मणों, बच्चों, स्त्रियों और अपंग लोग थे उनको मुक्त कर देता है, यानी कि इनसे ये धार्मिक कर नहीं लेता है। लेकिन दोस्तों जो भी इससे संपन्न लोग थे उन सभी से ये जजिया कर लिया जाता है, ठीक है। भारत में भूमि कर को क्या करता है, 1/3 से लेकर 2/5 बढ़ाकर वो टैक्स लेता है, ठीक है। भारतीयों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे आगंतुक मुसलमानों का अनिवार्य रूप से क्या करें, आतिथ्य करें। इसीलिए दोस्तों ये ऐसे हुआ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब जनता में असंतोष होता है। अब देखते हैं क्या होता है, देखिएगा। जनता में असंतोष की हम बात करें, देखिएगा, हिंदुओं की स्थिति बहुत खराब थी। राजकीय न्यायाधिकरणों का काम हिंदुओं से यानी कि रुपए ऐंठना और उनका बलात् धार्मिक परिवर्तन करना था दोस्तों। यानी कि तब फिर होता क्या है कि जो जनता में असंतोष हो जाता है। यहाँ तक कि राजा दाहिर के पुत्र जयसिंह ने भी इस्लाम को कबूल कर लेता है। यानी कि ब्राह्मणावाद के युद्ध के बाद में, पराजित होने के बाद में दोस्तों, ये जो राजा दाहिर का पुत्र है जयसिंह है, ये भी क्या कर लेता है, इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लेता है दोस्तों। राजपूतों के उद्देश्य इस इस्लाम को आगे बढ़ने दिया। लेकिन दोस्तों राजस्थान के अंदर जो राजपूत है, राजपूत यानी कि राजपूतों की भूमि कहलाती है, सूरवीरों की भूमि कहलाती है। ये जो राजपूत थे दोस्तों, इन राजपूतों ने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ने नहीं दिया। हम यूँ कह सकते हैं कि गुर्जर राष्ट्रकूट चालुक्यों ने कासिम को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया, सिंध तक ही उसको रोके रखा, ठीक है। अरबों की बहुत सी दोस्तों जो कमजोरियां थी, उनमें क्या होता था कि उनमें बहुत ज़्यादा एक तो ईर्ष्या प्रवृत्ति थी और एक उनमें धार्मिक मतभेद था। और धार्मिक मतभेद होने के कारण दोस्तों क्या होता है कि भारतीयों से ज्योतिष मतभेद होने के कारण दोस्तों जो केंद्रीय जो व्यवस्था थी वो क्या है, केंद्रीय व्यवस्था भंग हो जाती है। यानी कि उनकी भी स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है बाद में, ठीक है। भारतीयों से जो दोस्तों ज्योतिष, कला, चिकित्सा, गणित, रसायन आदि का अरबी भाषा में उनको अनुवाद करवाता है दोस्तों। उस समय का जो एक बड़ा ही एक विद्वान था, यानी कि उसका नाम है ब्रह्मगुप्त है। और इस ब्रह्मगुप्त ने दोस्तों 2 किताबें लिखी, बहुत ही फेमस किताबें दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्रह्म सिद्धांत और एक खंड खाद्य, इनको याद कर लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है और राइटर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जिसने ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य की रचना की है, ठीक है। यानी कि अरब में ये प्रसिद्ध था। ओके, देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, भारतीयों ने अरबों को खजूर की खेती करना सिखाया और ऊंट पालना दोनों सिखाया है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम भारत में अरब साम्राज्य के आगे विस्तार की तैयारी कर रहा था। देखिए दोस्तों, जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये क्या करता है कि अब सिंध से आगे बढ़ रहा था, यानी कि भारत पर अटैक करना चाहता था, भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसी समय होता क्या है दोस्तों, जो अल हज्जाज, ठीक है, अल हज्जाज यानी कि जो खलीफा अल वलीद, दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अल हज्जाज और अल वलीद यानी कि अल वलीद दोनों की हत्या हो जाती है। और अल वलीद का जो छोटा भाई था दोस्तों सुलेमान, ये सुलेमान क्या हो जाता है कि वहाँ का खलीफा बन जाता। तो दोस्तों वैसे हम यूँ कह सकते हैं कि जो सुलेमान था, सुलेमान जब खलीफा बनता है उससे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम और सुलेमान के मध्य काफ़ी मतभेद थे दोस्तों, एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। सुलेमान के द्वारा कराए गए कार्यों को आगे बढ़ने से नकारात्मक सोच रखता था कौन, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो सुलेमान के अधिकांश कार्यों को प्रतिबंधित किया था कौन, मोहम्मद बिन कासिम। इसीलिए दोनों के मध्य मतभेद हो जाता है। और दोस्तों मतभेद होने के बाद में जब अल वलीद खलीफा की मृत्यु होती है, हज्जाज की मृत्यु होती है, तो अब सुलेमान क्या हो जाता है, खलीफा बन जाता है। जैसे ही सुलेमान खलीफा बनता है तो सुलेमान की लड़ाई अल हज्जाज से थी, ठीक है। कहने का मतलब है
इस युद्ध अभियान के रोककर दोस्तों सुलेमान ने कासिम को वापस बुला लेता है। यानी कि जब वो सोच ही रहा था कि भारत पर मैं अटैक करूं, तो उस समय उस जैसे ही सुलेमान खलीफा बनता है तो मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लेता है। दोस्तों वापस बुलाने के बाद में होता क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। यानी कि कुछ इसमें कंफ्यूज है दोस्तों, यानी कि दो प्रकार से इनकी मृत्यु होती है। वैसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सुलेमान की जो मृत्यु होती है दोस्तों, सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम की जो मृत्यु होती है वो सुलेमान के द्वारा करवाई जाती है। और दोस्तों एक जो बुक है यानी कि चचनामा है, इस चचनामा में कुछ कहानी है दोस्तों। उस कहानी के माध्यम से आपको इसकी हम मृत्यु के बारे में हम बताना चाहते हैं। तो देखिएगा, मैंने आपको कहा था दोस्तों, जब कासिम ने ब्राह्मणवाद पर जब आक्रमण करता है, और आक्रमण के बाद में दोस्तों जब उसकी जो दाहिर की जो पहली पत्नी थी उसने क्या किया था, जौहर के व्रत का पालन किया। लेकिन दोस्तों जब उसकी दूसरी जो पत्नी थी रानी लाडी, ठीक है, रानी लाडी को गिरफ्तार करता है, और उसकी दो पुत्रियां हैं दोस्तों, दोनों पुत्रियों को भी क्या करता है, गिरफ्तार कर। उसका नाम है सूर्य देवी और परमल देवी। और मैंने कहा था दोस्तों ये दोनों ही बड़ी सुंदर कन्या थी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम चाहता था कि सूर्य देवी और परमल देवी को मैं सुलेमान को सौंप दूं, और हो सकता है कि मेरे और सुलेमान के मध्य जो मतभेद हैं, इन लड़कियों को देख कर, उनकी इसकी सुंदरता को देख कर मेरे और जो सुलेमान, उन दोनों के मध्य, मेरे दोनों के मध्य जो मतभेद है वो समाप्त हो जाए और मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये लड़कियां भी बहुत चातुर थी। जब इन लड़कियों को कहाँ भेजा जाता है, सुलेमान के पास भेजा जाता है, तो सुलेमान जब इन दोनों लड़कियों को देखता है और वह बड़ा ही प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होने के बाद में दोस्तों इन दोनों लड़कियों से ये क्या करना चाहता था, संभोग करना चाहता था। लेकिन दोस्तों ये लड़कियां बहुत चतुर थी, और ये सुलेमान को कहती है कि महाराज हम आपके संभोग के लायक नहीं है, क्योंकि हमारे इस जो कौमार्य को दोस्तों, जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसने हमारे साथ पहले ही संभोग कर चुके हैं, हम आपके लायक नहीं है। तब दोस्तों जब ये सुलेमान ये बात सुनता है तो बहुत ही क्रोधित होता है, और अपने सिपाहियों से आदेश देता है कि जो सुलेमान क्या कहता है अपने सिपाहियों को कि जो मोहम्मद बिन कासिम उसको गिरफ्तार करके लाया जाए। और दोस्तों गिरफ्तार करने का भी तरीका वो बताता है कि जो बैल की जो चमड़ी होती है, इस चमड़ी के अंदर उसको चारों तरफ से बांध के मंड के उसको लेके आया जाए। तो दोस्तों देखिएगा, यानी कि जब इस ये बात का आदेश देता सुलेमान, और जाते कहाँ पे कहाँ पे, सिंध जाते हैं उसके सिपाही, और मोहम्मद बिन कासिम को क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। और दोस्तों उसको बैल की चमड़ी के अंदर दोस्तों उसको मंड के सिंध से अरब लाया जाता है। और दोस्तों सिंध से अरब लाने में काफ़ी समय लग गया, और जो बैल की चमड़ी में उसके दम घुटने से, ठीक है, उसकी रास्ते में ही दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मृत्यु होती है और वहाँ पे जाता है, और ऐसे जो ये दोनों जो लड़कियां हैं सूर्य देवी और परमल देवी अपने पिताजी ताहिर का बदला लेती है। लेकिन दोस्तों ये रहस्य का पता सुलेमान को चल जाता है। तब सुलेमान बड़ा क्रोधित होता है, और क्रोधित होने के बाद में दोस्तों इन लड़कियों को जिंदा दीवार में चुना दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे हम कह सकते हैं कि जो सुलेमान की जो मृत्यु है, यानी कि या तो हम यूँ कह सकते हैं सुलेमान की, सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु है जो सुलेमान के द्वारा दंड दिया जाता है, और हम यूँ कह सकते हैं चचनामे में ये कहानी बताई गई है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको बहुत बढ़िया लगा होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों अपना जो टीके स्टडी क्लासेस है उसकी लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, किसी लाइब्रेरी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और दोस्तों कोई एजुकेशन ग्रुप वहाँ पे इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों शेयर करने के पास जो बेल आइकन आता है, यानी कि सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के पास बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं भी यहाँ से जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। तो दोस्तों मेरे से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय, इजाज़त दीजिएगा।